डायमेंशन, डायमेंशन मींस विमा। ठीक, सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम बोलते हैं भौतिक राशि। मिक्सअप चलेगा ना? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मींस होता है कि जिन क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक वर्ड आता है हमारा फर्स्टली मेजरमेंट। तो हम मेजरमेंट पे डिस्कशन करेंगे पहले। मेजरमेंट मींस जैसे हम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम डिस्टेंस को बोलेंगे दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज। हम मास की बात करते हैं, द्रव्यमान, तो अगर हम मास को लेते हैं तो उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, जैसे हम नहीं कर सकते, सपोज करो हम फ्रेंडशिप का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कौन हमसे कितनी फ्रेंडशिप करता है या हम किससे कितनी फ्रेंडशिप करते हैं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, वो फीलिंग्स आ गई। ठीक, जिनका हम मेजरमेंट पॉसिबल है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, इसी तरीके से हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो करंट एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहां जो वर्ड आता है जिसकी हम बात करते हैं यहां से मेजरमेंट, मेजरमेंट मींस हम यहां से लेते हैं मापन। तो अगर हम मापन की बात करें तो हम कहेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली हम उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकेंडली अगर हम यहां से बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू मींस आंकिक मान, और दूसरा हम यहां से लेते हैं यूनिट। यानी दोनों चीज अगर हमारे पास हैं तब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो हमें डिस्टेंस को ही मेजर करना है, तो हम लिखेंगे, अगर हम यहां से बोले कि दिल्ली यहां से 50, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, 50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनकम्प्लीट हुआ। लेकिन अगर हम कहें यहां से कि दिल्ली किलोमीटर है तो भी इनकम्प्लीट है, किलोमीटर हुई यूनिट, तो दोनों ही बातों को हमें लेना पड़ेगा। यानी कि हमें यहां से दिल्ली की डिस्टेंस को बताना है तो हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा 50 किलोमीटर, तो 50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर इज यूनिट। तब हम यहां से कंप्लीटली बोलेंगे 50 किलोमीटर डिस्टेंस है यहां से दिल्ली का। तो मेजरमेंट के लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। अब हम बात करेंगे यहां पहले इस चैप्टर में जो भी हमें क्वेश्चंस डिस्कशन करने हैं, उन सब में जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है यूनिट। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए। एक्चुअली होता क्या था कि जब तक कोई हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती तो तब तक हम करेक्टली मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटीज का नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज करो पहले क्या होता था, अगर हम पास्ट में जाएं थोड़ा सा, तो अगर कोई सब्जी बेच रहा है तो उसने एक पत्थर रख रखा था और वो बोल रहा है कि 10 रुपए इस पत्थर के बराबर है, तो एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता था कि वो पत्थर कितना है। तो दूसरा पर्सन कोई सब्जी बेच रहा है तो भी हमें नहीं पता था कि उसके पत्थर और दूसरे पत्थर में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना लिया कि आज से जो सब सब्जी बेचेंगे वो इस स्टैंडर्ड वैल्यू से बेचेंगे। जैसे हमने मास का स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया किलोग्राम, तो हमने कहा कि वो किलोग्राम एक यूनिट है। ठीक है, साइंटिस्ट ने कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हम एक मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करेंगे जिससे सब मास का मेजरमेंट करेंगे। उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने कहा यूनिट। एग्जैक्टली करेक्ट। दूसरी बात, अगर हम ऐसा सोचते हैं, जैसे क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैं पड़ोसी से किसी से हमने आटा लिया, ठीक है, तो एक बर्तन भर के उसने आटा हमें दे दिया, और अब हम उससे कहें जब वापस हमें करना है आटा, तो ऐसा नहीं है, पता चला हमने जब लिया तो ऐसे ही फुल करके बर्तन को ले लिया था। ठीक, लेकिन जब उनके लेने का नंबर आया तो वो उस बर्तन को दबा दबा के भर रहे हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि आटा जितना लिया उतना गया? तो क्या मेजरमेंट करेक्टली हुआ? नहीं ना। तो मेजरमेंट करेक्टली कब होता? जब हम उसका मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू से करते। तो तब हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, वहां साइंटिस्ट ने कॉन्फ्रेंस करके तब स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई। तो अब अगर हमने 2 केजी आटा लिया है तो 2 केजी आटा वापस दिया है, तो मेजरमेंट कैसा हुआ है? करेक्टली हुआ है। तो एग्जैक्टली हम यहां से ये पढ़ते हैं कि हम यूनिट पढ़ते क्यों हैं, तो हम यूनिट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मेजरमेंट को करेक्ट कर सकें। क्लियर? यस सर।
अब हम यहां से बात करते हैं कि जो यूनिट हमारी बनाई या जो फिजिकल क्वांटिटीज है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज। उस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने पढ़ा और उस फिजिकल क्वांटिटी का हमने नाम दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां। तो अब यहां से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो जैसा फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या आया, मास आया। मास इंडिपेंडेंट है, केवल मास को ही डिफाइन किया जा सकता है, तो ये फंडामेंटल हो गया। इसी में हमने यहां से करंट लिया तो करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। इसी तरीके से हमने डिस्टेंस लिया तो डिस्टेंस को हमने क्या बोला यहां से कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहां से करंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हमने लिया यहां से। टाइम भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल, वो नंबर ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसे। दूसरा हम यहां से लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमने यहां से 7 क्वांटिटीज ली जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इन क्वांटिटीज को कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, और इनकी यूनिट को हमने कहा फंडामेंटल यूनिट। ठीक, इसके अलावा भी हमने यूनिट बनाई। उन यूनिट को अगर हम बात करें यहां से यूनिट के सिस्टम की हम बात करते हैं तो मेनली हम 2 सिस्टम यहां से 3 सिस्टम हम पढ़ते हैं। एक सिस्टम हम बोलेंगे उसे एमकेएस सिस्टम, दूसरा हम बोलेंगे यहां से सीजीएस सिस्टम, और एक पढ़ते हैं हम एफपीएस सिस्टम। ठीक, एमकेएस सिस्टम मींस मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया, सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया, एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड हो गया। ठीक, तो यहां पे जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट पढ़ रहे हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और उस फंडामेंटल यूनिट को हमने यहां से मास की यूनिट को बनाया किलोग्राम, टेम्परेचर का हमने यहां से लिया एम्पियर, सॉरी टेम्परेचर का हमने यहां से लिया केल्विन, यहां पे हमने करंट का लिया एम्पियर, और यहां से हम बात करते हैं डिस्टेंस का हमने लिया मीटर, यहां पे हमने टाइम का लिया सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लिया हमने नंबर ऑफ मोल, यहां से अगर हम बात करें ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमने लिया कैंडेला। तो इस तरीके से हमने ये इनकी फंडामेंटल यूनिट ली। ठीक है ना, इसके अलावा भी हमारी यूनिट होती हैं। जैसे हम मास को या डिस्टेंस को ऐसा नहीं हम मीटर में ही मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम ऐसा नहीं है सेकंड में मेजर करेंगे। कि सपोज करो हमसे अगर कोई पूछे कि हमारी क्लास कितने टाइम चल रही है तो हम सेकंड में नहीं बताएंगे, हम आवर में बताएंगे, घंटे में बताएंगे। हमसे कोई अपनी एज पूछ रहा है तो हम उसे ईयर्स में बताएंगे। तो वो सब भी हमारी टाइम की यूनिट है। तो उन सबको हमने कहा प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस बता रहे हैं तो डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि हम मीटर में ही बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे। तो और ज्यादा डिस्टेंस को वो सब हम यहाँ से अभी पढ़ेंगे इन सब चीजों में। ठीक है, तो इस तरीके की क्वांटिटीज ये हमारी 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 2 क्वांटिटीज और होती हैं इसमें जो दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डिस्कवर की गई थी, उन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, संपूरक राशियां। और उसमें आता है एंगल और सॉलिड एंगल यानी कोण और घन कोण। तो इस तरीके से हम ये 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। ठीक, इसके अलावा जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज वो इन सब की हेल्प से बनती हैं, यानी कि वो सब क्वांटिटीज हमारी डिपेंड होती हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना, उन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे यहां से डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हम यहां से बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज का, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गई जैसे हमने यहां से लिया एरिया। तो अगर हम एरिया की बात करें तो यहां से क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पे क्या हुआ कि डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से एरिया बना, यानी कि एरिया डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहां से तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, ठीक, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, वॉल्यूम बना। तो वॉल्यूम भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी डायरेक्ट क्वांटिटीज हो गई। इसी तरीके से अगर हम यहां से एरिया वॉल्यूम हम यहां से वेलोसिटी लें तो अगर हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी भी कैसी हुई, डेराइव क्वांटिटीज हुई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटीज हुई यहाँ से, ये कैसी क्वांटिटीज हुई हमारी, डेराइव क्वांटिटीज हुई। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक? अभी तक हम क्या पढ़े यहाँ से, फिजिकल क्वांटिटीज, उसका क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट के लिए दो चीजें चाहिएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। हमने यूनिट में यहाँ से पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक। फिर हम यहाँ से वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके नाम पढ़े हमने, उनकी जो यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक। और जो बाकी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती हैं, दिस इज डेराइव क्वांटिटीज। तो हम यहाँ से क्या पढ़ते हैं, डेराइव क्वांटिटीज, ठीक। अब हम यहां पे टॉपिक चलते हैं, उसी पे हमारे क्वेश्चन होते हैं जो हमने लिया था यहां से, डायमेंशन। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कुछ पावर्स राइज की जाती हैं, कुछ पावर चढ़ाई जाती है जो डेराइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं यहां से, तो डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, एल से। अगर हम यहां से मास की बात करते हैं तो मास को हम किससे दिखाते हैं, एम से। अगर हम यहां टाइम की बात करते हैं तो किससे दिखाते हैं, टी से। तो अगर हम यहां पे एरिया ले रहे हैं तो एरिया इसका तो क्या हुआ यहां से, लेंथ, एल ये भी डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ब्रेथ ये भी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो अगर हम दो डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहां से, तो एल की पावर क्या होगी यहां से, 2। तो जो ये L की पावर 2 है, इस पावर 2 को कहेंगे हम डायमेंशन। यानी हम बोलेंगे यहाँ पे कि एरिया में जो डिस्टेंस की डायमेंशन या लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 2। और अगर हम यहाँ से देखो तीन चीज इसमें डिस्कशन करते हैं हम, एक होता है डायमेंशन, एक होता है डायमेंशन फॉर्मूला, एक होता है डायमेंशन इक्वेशन। तो अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो इन पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है यहाँ से L, ऐसे हम यहाँ से ब्रेथ लेते हैं, ये भी क्या हुआ L, ऐसे हाइट लेते हैं L, तो यहाँ पे L का पावर कितना हुआ, 3। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वॉल्यूम में लेंथ का कितना डायमेंशन है, 3। ठीक। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो इस पूरे को हम बोलेंगे L², दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। कि L² डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, एरिया का। और अगर हम वॉल्यूम के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो L की पावर कितना है, 3। और जब हम कंपैरिजन कर देते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखे यहां से कि एरिया A L², तो इस इक्वेशन में ये पूरा हम बोलेंगे डायमेंशन इक्वेशन है। ऐसी वॉल्यूम की डायमेंशन इक्वेशन V क्या हुआ, L3। तो ये डायमेंशन इक्वेशन, ठीक, क्लियर बात है। तो यहां हम इन सब फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन बनाते हैं और वो डायमेंशन फॉर्मूले से बनती है। और इसमें एक चीज और होता है कि पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले हम यहां पढ़ते हैं, यानी कि जिन डेफिनेशन को हम या जिन टर्म्स को हम आगे समझेंगे उनके हम फॉर्मूले यहां पढ़ते हैं और उस फॉर्मूले से ही हम डायमेंशन बनाते हैं और उस डायमेंशन की ही एप्लीकेशन हमारी डिस्कशन करते हैं, ठीक। कि उस डायमेंशन से रिलेटेड हम किस किस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बनाना है डायमेंशन, ठीक। तो पहले हम यही सीखते हैं डायमेंशन बनाना, क्लियर ना बात ये। जैसे हम यहां पे बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का अगर हम बनाए यहां से तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बना यहां से L, और टाइम का क्या बना यहां से v। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, L-1। इसी तरीके से अगर हम एक्सीलरेशन का बनाएंगे तो एक्सीलरेशन का हम क्या बनाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी का इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ से क्या हुआ, Lt-1, और टाइम का क्या हुआ, t। तो यहाँ से क्या हुआ, Lt-2। क्लियर ना बात ये। ऐसे हम यहां से फोर्स का बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स इसका क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और अगर हम यहां से मास का क्या लिया हमने, m, और एक्सीलरेशन का कितना हुआ, Lt-2, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, Lt-2। इसी तरीके से अगर हम यहां से सपोज करो वर्क का बनाते हैं तो वर्क किसके इक्वल हुआ, यहां से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हुआ mlt-1, डिस्प्लेसमेंट का हुआ L, तो यहां से ये फॉर्मूला हुआ ml2t-2, ये हमारा वर्क का हुआ। ऐसे हम यहां से टॉर्क का लेते हैं तो टॉर्क
ये होता है बेटा फोर्स का mlt - 2। ठीक, यहां पे हमने लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला mlt - 2 L तो ml2 t - 2। ये डायमेंशन किसकी हुई? वर्क की। यही टॉर्क की होती है, टॉर्क की डायमेंशन हुई ml2 t - 2। तो इस तरीके से हमसे वहां पे सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं कि वहां पे हमसे बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, तो हमें वहां डायमेंशन से पता होता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर बात याद है ये सब? तो ये डायमेंशन फॉर्मूले हम सब बनाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक, अच्छा, जब हम यहां डायमेंशन फॉर्मूले बनाते हैं तो कुछ हमारे कांस्टेंट होते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं होती, कुछ नंबर होते हैं। जैसे अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी का बनाएं तो k इक्वल टू होगा हाफ mv स्क्वायर। तो जो हाफ है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हम यहां से इसका डायमेंशन बनाएंगे, मास का हुआ m, और अगर हम यहां से वेलोसिटी का लेंगे तो यहां से हुआ lt - 1 का पावर क्या हुआ 2। तो यहां से अगर हम डायमेंशन बनाएंगे तो हुआ ml2 t - 2। ठीक, क्लियर ना बात? ऐसे ही हमसे डायमेंशन पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहां से हम कैपिटल G का डायमेंशन बनाते हैं। तो कैपिटल G इक्वल टू किसके इक्वल होगा? यहां से F r² अपॉन क्या होगा m1 m2। तो हम यहां से F का डायमेंशन लिखेंगे ml2 t - 2, r² हो जाएगा l² अपॉन यहां से m1 m2 m²। तो यहां से क्या पावर बना? m का पावर कितना बना? -1, और l का पावर कितना बना? 4, t की पावर कितना हुआ? -2। ये डायमेंशन हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर ना बात? इसी तरीके से हम सब फॉर्मूलाज की हेल्प से डायमेंशन बना सकते हैं। और जब ये हमसे डायमेंशन आ जाती हैं फिर हम इनकी एप्लीकेशन डिस्कशन करते हैं। ठीक, जब ये हमसे डायमेंशन आती हैं तब हम इनकी एप्लीकेशन डिस्कशन करते हैं। क्या क्या उसमें पढ़ते हैं, इसमें नोट डाउन करना है। जैसा हम यहां पे पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम बनाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², I इक्वल टू mr²। तो इसका डायमेंशन हम यहां से ml²। अगर हम बनाते हैं सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहां से फोर्स का डायमेंशन क्या बनता है हमारा? mlt - 2 फोर्स का, और ये हुआ L। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या बना? mt - 2। ठीक, क्लियर ना बात? किसी भी फॉर्मूला की हेल्प से हम डायमेंशन बना लेंगे। ठीक, अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इसी में अगर हम यहां से बात करते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है कई बार कि हम यहां पे डायमेंशन निकालना है, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो हम यहां से इसका डायमेंशन बना देंगे। तो मास का डायमेंशन हम यहां से m लेंगे, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है lt - 2, यहां पे h है, इसका डायमेंशन l हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसका डायमेंशन का बात करेंगे यहां से, तो ml2 t - 2 ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर ना बात ये? ठीक, हमें क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले कि हमें कोई फॉर्मूला दिया गया होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, और हमसे ये पूछेगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का डायमेंशन रखते हैं। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम आता है तो हम बोल देते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो हम यही डिस्कशन करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला कि नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने एक फॉर्मूला यही ले लिया यहां से F इक्वल टू mv/r, सपोज करो ये फॉर्मूला लिया मैंने। ठीक, ये मुझे बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो मैं दोनों साइड की डायमेंशन लिखूंगा। अगर डायमेंशन दोनों साइड की सेम आएगी तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। करेंगे एक बार इसको स्टेटमेंट भी आ रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप चेक द फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट।
इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम नहीं आएगा। भी अगर हम यहाँ से फोर्स की बात करें तो क्या होगा, mnt माइनस 2 अगर हम LHS लेते हैं तो, और अगर हम RHS लेते हैं यहाँ से तो क्या हुआ इसका ये mv अपॉन r। तो अगर हम m का डायमेंशन यहाँ पे क्या हुआ m, वेलोसिटी हमने लिया इसका डायमेंशन lt माइनस 1 और r का कितना हुआ हमारा l, तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन बनाएंगे तो m, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज डायमेंशनल इनकरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, दूसरा ये अगर मैं लेता हूं यहां से, अभी मैं इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन यहां पे बात करूंगा इसमें कि अगर हमारे पास में कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला है उसे हमें करेक्ट बनाना है, तो हम कैसे उस इनकरेक्ट फॉर्मूले को करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो हाफ f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इसे हम चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट, दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है तो डायमेंशनली कैसा हुआ, करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये बताएंगे डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सर इसमें t क्या है, टाइम पीरियड, L लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है सिंपल पेंडुलम में, वो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। L लेंथ है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, T टाइम पीरियड है, L लेंथ है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सर करेक्ट है। इनकरेक्ट आ रहा है, देखते हैं। चलो यहाँ पे अगर हम LHS लें तो LHS क्या हुआ यहाँ पे t, टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन क्या हुई t। फिर हम यहाँ से RHS लेते हैं तो RHS क्या हुआ यहाँ से 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे हम l का डायमेंशन लेंगे, क्या हुआ l, g का लेंगे हम, क्या हुआ lt माइनस 2, तो l से तो l कैंसिल हो जाएगा, भी l का पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो l से l कैंसिल आउट, तो अपॉन में क्या हुआ t की पावर माइनस 2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट t की पावर 2, और इसे अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा t, तो क्या LHS और RHS सेम है, तो करेक्ट है बेटा ये, तो LHS इक्वल टू RHS, तो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, एक हम यहां पे फॉर्मूला पढ़ते हैं, n इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन n। ठीक है, इसमें टर्म लिख लो क्या क्या है ये, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। n है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, n इज फ्रीक्वेंसी, लिख लो, नोट कर लो, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। n फ्रीक्वेंसी, L लेंथ, T टेंशन, टेंशन यहाँ पे टेंशन फोर्स, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में खिंचाव है, ठीक है, वो खिंचाव को हम टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन एक फोर्स है। तो देखो एक ही सिंबल हो सकता है, डायमेंशन अलग अलग हो सकती है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें t टाइम पीरियड था, ठीक है ना, यहाँ पे t टेंशन, m हो गया, m यहाँ पे m इज मास पर यूनिट लेंथ, मास इज, लिख लीजिए, m इज मास पर यूनिट लेंथ।
अब बताना है हमें। देखो इसमें एक चीज और, जो हम यहां पे मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को अगर करने में, तो मास की डायमेंशन m होती है, हमने यही पढ़ाया अभी। लेकिन जब हम मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन पढ़ते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का मींस है मास अपॉन लेंथ। मींस ऐसे सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने कहा कि इसकी लेंथ 5 मीटर है और इसका मास 10 केजी है, 10 केजी। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू से डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस सर। 10 केजी है चाहे 5 केजी हो या 1 केजी हो, डायमेंशन तो एम ही होनी है। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना भी हो डायमेंशन तो एल ही होनी है। तो यहां डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है। तो अगर हम यहां से ले रहे हैं कि 5 मीटर स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है, सॉरी 5 मीटर स्ट्रिंग की जो मास है वो 10 किलोग्राम है, तो पर यूनिट लेंथ कितना मास होगा? तो पर यूनिट लेंथ क्या लेंगे हम कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि हम यहां से लेंगे 2 किलोग्राम पर मीटर। इसका मींस हुआ कि 1 यूनिट लेंथ में, यानी 1 मीटर लेंथ में कितना मास है? 2 केजी। ठीक। तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या होगी अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे यहां से? तो m और डिस्टेंस की कितनी होगी? l। तो इसकी डायमेंशन हम बनाएंगे यहां से ml-1। क्लियर ना बात ये? अगर कहीं किसी क्वेश्चन में टर्म आती है मास, तो उसकी डायमेंशन m ही लिखेंगे। लेकिन अगर आता मास पर यूनिट लेंथ, तो उसकी डायमेंशन लिखेंगे ml-1। यस सर। इट इज क्लियर? यस सर। यहां पे जो हमने डायमेंशन लिखा है n फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो इसका जो डायमेंशन होता है फ्रीक्वेंसी का, ये होता है t-1। और हम यहां से l का डायमेंशन लिए तो क्या हुआ? l। और यहां t का जब हम डायमेंशन लेंगे, t का डायमेंशन, तो बेटा t का डायमेंशन क्या होगा यहां पे? t का डायमेंशन होगा mlt-2, क्योंकि t हमने यहां लिखा है अभी, t क्या है बोले? टेंशन है। टेंशन मींस एक फोर्स है, तो हम ये डायमेंशन किसका लेंगे? फोर्स का। तो हमने यहां पे ये फोर्स का डायमेंशन लिया। तो अब हमारे पास सब डायमेंशन है। अब हम इस फॉर्मूला में रख के बताएंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जब हम LHS लेते हैं तो n उसका डायमेंशन हुआ t-1। जब हम RHS लेते हैं पावर -1। बेटा एक आज टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए सभी प्ले स्टोर से, और उसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ अगर आप क्लिक करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल अपडेट आते हैं। ओके सर, ठीक है। और जो आपके साथी रह गए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उसकी लिंक उस पर अपडेट आएंगे। आप किसी दिन छुट्टी करते हैं, ठीक है, तो उससे बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहिए, उस प्लेटफॉर्म पर आइए सर। अगर इसमें कोई ऐसा बंदा ले लेगा जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो, वो जुड़ सकता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बनाएंगे तो होगा nt-2। ये सब डायमेंशन हमारे पास है। अब बताना हमें ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम दोनों साइड का डायमेंशन रखेंगे, अगर सेम आता है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो हम यहां LHS लेते हैं, तो h का डायमेंशन क्या हुआ? l। फिर हम इसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हुआ 2t अपॉन r रो g। r इसमें रेडियस है, ठीक है। तो t का डायमेंशन क्या हुआ? mt-2, सरफेस टेंशन का डायमेंशन अभी पढ़ा था हमने, ठीक। यहां पे हम r का डायमेंशन लेंगे l, रो का हम डायमेंशन लेंगे तो ये होगा, अच्छा डेंसिटी का डायमेंशन ml-3। यहां से फॉर्मूला बना लेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हुआ मास, वॉल्यूम का हुआ L3, तो ml-3 दैट इज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो यहां पे हम डेंसिटी की डायमेंशन रखेंगे, तो डेंसिटी का डायमेंशन होगा ml-3, और g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होगा lt-2। तो यहां पे जब हम इसे बनाएंगे तो क्या डायमेंशन बना इसका? क्या बना बेटा?
m से m कैंसिल, t माइनस टू l की पावर कितना आया 2 -3 है, ऊपर कितना है -3 प्लस 1 क्या हुआ -2 पर जाएगा तो l का पावर -3 ना, और यहाँ +1 -1 ऊपर जाएगा तो क्या आया +1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं l इज इक्वल टू rh। तो डायमेंशनल क्या है, करेक्ट है। चल 1 से ठीक है बेटा, यस सर, चले नेक्स्ट। यस सर। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस सर, होता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस कि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस किया जा सकता है और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को माइनस किया जा सकता है। दैट मीन हम यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यहां पे सपोज करो 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम को माइनस किया जा सकता है, लेकिन अगर सपोज करो हम 5 किलोग्राम में से 2 मीटर को माइनस करें तो नहीं कर सकते, और ना ही हम प्लस कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम पॉसिबल है, लेकिन हम 5 किलोग्राम प्लस 2 मीटर दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब एक बात और, इसमें जब हम इसे माइनस या प्लस करते हैं, सपोज करो ये 5 किलोग्राम है, माइनस 2 किलोग्राम है, तो यहां पे आएगा 3 किलोग्राम। यस सर। तो जो डायमेंशन इस 5 किलोग्राम की होगी वही डायमेंशन इस 2 किलोग्राम की है, वही डायमेंशन इस 3 किलोग्राम की है। सेम इसी तरीके से यहां पे डायमेंशन m लिया हमने 5 किलोग्राम का, लेकिन डिस्टेंस का क्या हुआ l, इन्हें प्लस नहीं किया जा सकता। तो हम यहां से किस तरीके की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अगर कहीं पे हमें कोई इक्वेशन दी है और उसमें किसी टर्म में कोई टर्म प्लस की हुई है तो इसका मींस दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम है, या माइनस की हुई है तो इसका मींस वहां पे उन दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम। ठीक है कि इनका डायमेंशन कैसा है, सेम। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को प्लस किया जाएगा और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही माइनस किया जा सकता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज क्लियर। इस पे हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इस पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया यहां पे कि एक इक्वेशन दे दी v = at² + bt। ठीक, v = at² + bt। v इज, नोट कर लो इक्वेशन, v = at² + bt³ where यस सर। इक्वेशन है v = at² + bt³ where v is velocity over t is time and a and b is constant. Find the dimension a and b. Find the dimension a and b. तो अब हम यहाँ पे अब a और b का डायमेंशन निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। इसका मींस ये हुआ कि at² में bt³ प्लस हो रहा है, तो इसका मींस हुआ कि जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन at² टर्म की होगी, वही डायमेंशन bt³ की होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ at² = डायमेंशन ऑफ v। तो हम यहां पे लेंगे इसे डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ v/t²। तो यहां पे हम v का डायमेंशन लेंगे तो
तो ये होगा LT माइनस 1 और t स्क्वायर का डायमेंशन होगा तो यहाँ पे t का पावर 2, तो यहाँ पे हम लेंगे इसे LT माइनस 3, ये डायमेंशन हुआ 1। बताओ बेटा क्लियर ना? और जब हम यहां से b का डायमेंशन लेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ BTQ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो हम यहां से डायमेंशन ऑफ B निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ T। तो हम यहां पे लेंगे डायमेंशन ऑफ B की हम बात करेंगे तो LT माइनस 1 और हम TQ लेंगे यहां से तो ये लेंगे T का पावर 3, तो यहां पे डायमेंशन क्या बनेगा LT माइनस 4, दैट इज डायमेंशन ऑफ B। इट इज क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटे बात ये? यहां पे हमने क्या यूज किया है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि हमने वो इक्वेशन दिया था और उसमें ये दो टर्म प्लस हो रही है तो हमने कहा कि ये दोनों टर्म तभी प्लस हो सकती है जबकि इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के इक्वल हो और वही डायमेंशन इस V की होगी। यही प्रिंसिपल यूज करके हमने यहां पे कांस्टेंट A और B का डायमेंशन फाइंड किया। क्लियर? क्लियर ना? और इक्वेशन आती है इसी में इस तरीके से, क्वेश्चन आता है V इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन D प्लस T, ये दे दिया क्वेश्चन। एक दो कांस्टेंट और बढ़ा दिए मैंने इसमें C और D, बाकी टर्म वैसे ही है। V यहां पे वही है स्पीड, T टाइम है, ABCD कांस्टेंट है, ABCD कांस्टेंट है। ठीक, तो हम यहां पे डायमेंशन निकालेंगे A की, डायमेंशन निकालेंगे B की, डायमेंशन C की, डायमेंशन D की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। करेंगे क्वेश्चन सोल्व, फिर मैं यहां कर रहा हूं उससे मैच करेंगे। देखो AT की वही डायमेंशन होगी जो V की, तो हम पहले A का डायमेंशन निकालते हैं तो यहां से लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो हम यहां से लेंगे डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन T। तो हम V का डायमेंशन लिखेंगे, V का डायमेंशन क्या होगा LT माइनस 1 और यहां पे T का डायमेंशन क्या होगा T, तो यहां पे डायमेंशन क्या आएगा LT माइनस 2, A का डायमेंशन आएगा। ठीक, अब हम यहां पे निकालेंगे B का डायमेंशन लेना है तो BT स्क्वायर वाली जो टर्म होगी इसे लिखेंगे यहां से डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V, तो हमें लेना है यहां से डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ V अपॉन T स्क्वायर। तो यहां पे हम V का डायमेंशन लेंगे LT माइनस 1, T स्क्वायर का डायमेंशन यहां पे T का पावर 2, तो यहां पे क्या बना ये LT माइनस 3, ये डायमेंशन किसका हुआ B का। अब हमें डायमेंशन चाहिएगा किसका C का और D का। तो पहले देखो हम इस टर्म को देख रहे हैं, ये D प्लस T, D प्लस T, तो D में T प्लस हो रहा है तभी हो सकता है जब सेम डायमेंशन होगी, दैट मींस डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, कि डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। तो हम यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, तो D का डायमेंशन कितना हुआ यहां से T का डायमेंशन। ठीक, तो अब हमारे पास A का डायमेंशन, B का डायमेंशन और किसका निकाला D का। अब हमें किसका डायमेंशन बताना है C का। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि देखो जो डायमेंशन, अब इसमें एक बात समझो, जो डायमेंशन D का है वही डायमेंशन D का है, वही डायमेंशन D प्लस T का है, वही डायमेंशन D प्लस T का भी वही डायमेंशन होगा।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे कि डायमेंशन ऑफ C अपॉन D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ ये क्लियर है नहीं बात ये? भाई सपोज करो मैं कहूं यहां से T 5 सेकंड है, T 2 सेकंड है, तो जो डायमेंशन 5 सेकंड की है वही 2 सेकंड की है, वही 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 7 सेकंड, वही डायमेंशन 7 सेकंड की है। क्लियर ना बात ये? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, C अपॉन 5 सेकंड लिख लें तो एक ही बात है, क्योंकि 5 सेकंड की भी वही डायमेंशन है, और C अपॉन 2 सेकंड लिख लें तब भी वही बात है, और C अपॉन 7 सेकंड लिख लें तब भी वही बात है। यानी कि हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ C अपॉन D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। बताओ ये क्लियर था? क्लियर ना बेटा ये? तो हम यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V इंटू D, और V का डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1, और D का डायमेंशन क्या है, D। तो यहां पे क्या डायमेंशन हुआ, ये L, ये डायमेंशन हुआ किसका, C। ठीक, तो इस तरीके से हमने डायमेंशन निकाला A का, B का, C का और D का। ठीक, और कौन सा प्रिंसिपल हमने यूज किया यहां पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज क्लियर? इसमें एक इक्वेशन और आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेडिकल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नोट करो, कर लीजिए। क्लियर? क्वेश्चन है वॉन द रोल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। दिस इज वॉन द रोल गैस इक्वेशन। इक्वेशन कैसा है, क्या है, ये हमें यहाँ सब नहीं पढ़ना, हमने पहली बात की यहाँ पे कि इस चैप्टर में हम केवल फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉन द रोल गैस इक्वेशन, फाइंड द डायमेंशन A एंड B, फाइंड द डायमेंशन A एंड B। गैस इक्वेशन है, R इसमें गैस कांस्टेंट होता है, R इसमें गैस कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं डायमेंशन लिखूंगा यहाँ P की, क्या आएगी डायमेंशन, बना लेंगे चलो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन बताओ mLT माइनस 2, एरिया का डायमेंशन बताओ L स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन हुआ ml माइनस 1 T माइनस 2, ये किसका डायमेंशन हुआ, मैं यहाँ B का डायमेंशन लिखूं, क्या लिखूं, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। V अभी हमने पढ़ा था वेलोसिटी, तो वहां डायमेंशन था LD माइनस 1, यहां होता है गैस इक्वेशन में V वॉल्यूम, तो यहां पे डायमेंशन आएगा वॉल्यूम का, तो यहां वॉल्यूम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, L। ठीक, जब हम A और B का डायमेंशन निकालना है, RT की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम T का डायमेंशन यहां पे लिखने के लिए आते हैं तो T यहां पे होता है टेंपरेचर, तो यहां हम टेंपरेचर का डायमेंशन लगाते हैं। यानी कि हम डायमेंशन सिंबल के हिसाब से नहीं देखते, हम डायमेंशन फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। हमने पहले ही बात की है ये कि एक ही सिंबल की डायमेंशन
क्योंकि एक ही सिंबल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वहां में उनकी डायमेंशन भी अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो यहां पे हमें डायमेंशन किसका निकालना है, ए का और बी का। हम यहां पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे निकालेंगे, तो हम यहां देखेंगे कि जो पहली वाली टर्म है ये है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। इसका मीन्स ये हुआ कि p में a अपॉन बी स्क्वायर प्लस हो रहा है, तो इसका मीन्स दोनों का डायमेंशन, यानी कि जो डायमेंशन p का है वही डायमेंशन तो हम यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। करेंगे सोल्व, निकालेंगे इसे। देखो यहां पे डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। हम लेंगे यहां से डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p v स्क्वायर। तो यहां पे हम p का डायमेंशन बनाएंगे ml माइनस 1 p माइनस 2, v का डायमेंशन l क्यूब का स्क्वायर, यहां पे हुआ ml माइनस 1 l का पावर 6 t का पावर माइनस 2, यहां पे डायमेंशन बना ml 5 t माइनस 2, ये डायमेंशन बना। किसका डायमेंशन बना, ये a का। इसी तरीके से हम डायमेंशन बनाते हैं, तो हम डायमेंशन हो, देखो यहां पे देखो एक सेकेंड, v में से b माइनस हो रहा है, तो जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन b का होगा। तो हम यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ b का क्या हुआ, l क्यूब, तो b का डायमेंशन हुआ l क्यूब। बताओ बेटा, क्लियर ना बात यहां तक ये सब? इस तरीके से हमने यहां पे निकाला a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। अब हम इसमें इस टाइप के दो टाइप हमने अभी पढ़े कि डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, ये भी डायमेंशन का एप्लीकेशन था। दूसरा हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके हमने ये क्वेश्चन किए। अब इसमें हम अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है तो उसे हम करेक्ट कैसे बनाएं ये हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम एक कॉन्सेप्ट इसमें डायमेंशन की एप्लीकेशन है कि हम एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और दूसरे सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे, हम क्वेश्चन की अभी बात करेंगे कि जैसे सपोज करो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो हम उसे कहेंगे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में उसकी क्या वैल्यू होगी। 9.8 तो नहीं होगी क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8 है, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में क्या होगी। यानी कि किसी एक सिस्टम को यूनिट को हम दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट करेंगे अभी पहले। उससे पहले इसमें अगर देखो हमें किसी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, तो इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। हम एक फार्मूला पढ़ते हैं यहां पे, तो पहले मैं यही बात बताता हूं आपको कि अगर हमारे बना लेंगे पावर को एक साथ, मींस यहां से हम बनाएंगे ऐसे ही mlt - 2 इज इक्वल टू, यहां से हम लेंगे m का पावर कितना हुआ a, यहां पे हम l का पावर बनाएंगे तो l का पावर यहां पे कितना है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा b, और यहां से क्या बना c, मल्टीप्लिकेशन पावर प्लस होता है तो यहां पे l का पावर क्या लिखेंगे b प्लस c। और जब हम यहां से t का पावर लेंगे तो t का पावर कितना है यहां से -b, तो यहां से क्या लिया हमने -b। क्लियर बात ये? क्लियर है बेटा बात ये? अब हम यहां से कंपैरिजन करते हैं पावर दोनों साइड। जैसे हम सबसे पहले यहां से m का पावर का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी का भी किसी से कंपैरिजन, किसी का मींस पहले m ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे m का पावर इधर कितना है 1, m का पावर 1,
और इधर m का पावर कितना है a, तो हमने यहां से a का वैल्यू निकाल दिया 1। क्लियर ना बात? ये हमारा पर्पस भी ये होता है कि जो पावर में राइज की इनकी वैल्यू फाइंड करना, एबीसी वैल्यू निकालना, उसी के लिए हमने इक्वेशन बनाया ये। जब हम यहां से l का कंपैरिजन करेंगे तो l का पावर इधर कितना है? हेलो, l का पावर 1 और इधर l का पावर b प्लस। जब हम t का कंपैरिजन करेंगे तो इधर t का पावर कितना है? इधर कितना है पावर? तो b का पावर कितना होगा? 2। b का वैल्यू 2 आया। b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 is equal to 2 plus c। तो c का वैल्यू कितना आया? 1 minus 2। c का वैल्यू क्या आया? -1। तो हमने यहां से क्या किया बेटा? a b c की वैल्यू निकाली। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू abc इन इक्वेशन फर्स्ट में abc का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हुआ यहां से जब abc का वैल्यू पुट करेंगे तो f is equal to k कांस्टेंट है ऐसे। यहां पे m का पावर कितना है? a का वैल्यू कितना है? 1। v का पावर कितना है? v का पावर कितना था? b। और b का जो वैल्यू निकाला कितना है? 2। तो यहां पे क्या होगा? v का पावर 2 और यहां पे हमने क्या लिया? c का पावर -1। c का पावर -1। तो यहां पे हम r का पावर क्या लिखेंगे? -1। इसे लिख सकते हैं f is equal to k ऐसे ही mv² r की पावर -1 का मींस अपॉन r। ये फॉर्मूला बना। यहां से k कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट जगह डिफरेंट होती है। यहां k का वैल्यू 1 होता है इस क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला आता है f is equal to mv² अपॉन r। ये करेक्ट फॉर्मूला। बताओ बेटा, क्लियर हो गया नहीं बाकी? यस सर। ठीक ठीक है बेटा। तो यहां तक हम इसे पढ़ेंगे, फिर हम इसके कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, और इसकी जो